फूस की मड़ही में बन बारूद हम पैदा भये, फूस की मड़ही में बन बारूद हम पैदा भये, आज पाए भबक पर निजाइत का करी। तो ये तेवर जो है वो किसी कुल में पैदा होने से नहीं आता। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन आप जिस लिए राजनीति कर रहे हैं क्या उसमें आपको संतोष होता है? सुपर पीएम थी सोनिया गांधी, यहीं से चुनाव जीतती थी ना, रायबरेली से। अमेठी से उनके बेटे थे। अंधेरा रहता था स्टेशन पे, अरे विद्युतीकरण नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अभी प्रतापगढ़ को उद्योग को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक और आप देख रहे हैं सोशल नेताजी। हमारे प्रोग्राम संवाद में हमारे अतिथि हैं राकेश सिंह जी, जो कि भाजपा के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हैं, संपादक हैं और ना जाने कितनी किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और भी ना जाने क्या-क्या। आज हम जानेंगे, आज रूबरू होंगे आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं से और आने वाले भविष्य की योजनाओं से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। प्रतापगढ़ जैसे जिले से निकलकर एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाना कितना आसान रहा और क्या-क्या चुनौतियाँ आई? देखिए, कभी-कभी लगता है कि प्रकृति आपको अपने हिसाब से ले जाती है। तो मुझे तो कभी लगता नहीं था कि मैं प्रतापगढ़, मेरी पूरी पढ़ाई-लिखाई तो यहीं हुई। मेरा मैं केपी कॉलेज से इंटर किया, उसके बाद बीए, एमए, बीएड, एमडी, पीजी, मतलब जहाँ हम दाखिला लेते थे, वहाँ से जितनी शिक्षाएँ होती थी, बीए, एमए, बीएड तीनों हम एमडी, पीजी से किए। जी। विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री रहे, फिर विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख रहे, प्रयाग विभाग के विभाग प्रमुख रहे, फिर युवा मोर्चे का मैं यहाँ जिला महामंत्री था, जिला अध्यक्ष था। 2002 के विधानसभा चुनाव में, तब गढ़वारा विधानसभा होती थी, उस विधानसभा का मैं संयोजक था, चुनाव संयोजक था। जी। 2004 के लोकसभा चुनाव में मैं, रमाशंकर सिंह हमारी पार्टी के प्रत्याशी थे, तब मैं गढ़वारा विधानसभा का चुनाव संयोजक था। जी। तो प्रकृति, कभी-कभी लगता है कि आप पूरी तैयारी करते रहते हैं और प्रकृति आपको, आपकी नियत में आपके कुछ और लिखा होता है। तो प्रतापगढ़ में काम करते हुए धीरे-धीरे फिर हम दिल्ली की तरफ आना-जाना हुआ। जी। तो क्या थे। जैसे कि सर प्रतापगढ़ में जैसे पहली बार आपको कब लगा कि मेरे लिए ये राजनीति जो है, मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, यहाँ से मैं लोगों से मतलब कनेक्ट हो सकता हूँ या ये फील्ड मेरे लिए काफ़ी बेहतर है जिसमें मैं आगे जा सकता हूँ? नहीं, ये रुचि की बात होती है आपकी। मैं संघ का स्वयंसेवक था, उसके उस दौरान यहाँ के विभाग प्रचारक थे आदरणीय अशोक उपाध्याय जी। जी। तो विभाग संगठन मंत्री, प्रयाग विभाग के विद्यार्थी परिषद के अशोक कुमार जी बाद में राष्ट्रीय मंत्री हुए, अभी ओबीसी आयोग में सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग के। वो संगठन मंत्री थे। संगठन मंत्री के नाते अशोक उपाध्याय जी ने अशोक जी को भेजा हमारे घर पर, हमारे गाँव में। जी, जी। एक तरह से ये योजना बना रहे थे कि विद्यार्थी परिषद में राकेश जी को काम करना चाहिए। तो वहीं से हमारे विद्यार्थी परिषद में वैचारिक रुचि आपकी जैसे होती है। जी। ऐसा नहीं है कि उस समय मैंने सोचा था कि मुझे राजनीति करनी है, विधानसभा जाना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है। और मुझे लगता है कि यही राजनीति ठीक राजनीति है, कि आपके विचारों की राजनीति है। सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन आप जिस लिए राजनीति कर रहे हैं क्या उसमें आपको संतोष होता है? जिन मुद्दों को लेकर हम राजनीति करते हैं, आज तो मुझे लगता है कि ये मेरा कहीं न कहीं संचित कर्म रहा होगा, अच्छा कर्म रहा होगा, कि हम जिस पार्टी में हैं, वो सत्ता में है एक-एक करके। अब आलोक जी, उस समय में नारा लगाता था जब राष्ट्रीय अधिवेशन होता था। जी। अब मुझ जैसे लाखों कार्यकर्ता नारा लगाते थे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो मुझे संतोष नहीं होता होगा, कभी लगता ही नहीं था कि 370 जो है वो हट सकता है। कल्पना से परे ये लगता था कि हम 370 हटाने का आंदोलन चलाते थे, हम इस तरह के नारे लगाते थे। तो ये संतोष तो होता है ना। ऐसे संतोषजनक काम के लिए तमाम चीज़ें कुर्बान की जा सकती। जिस विचार परिवार के आप हिस्से थे, जिस विचार के लिए आपने यात्रा शुरू की, उसमें से एक-एक मुद्दे अगर आज हल हो रहे हैं और हमारे नेतृत्व द्वारा हल किए जा रहे हैं, तो संतोष तो होता है। अच्छा, आपने भाजपा को ही क्यों चुना? मतलब एक राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाजपा कैसे आपके विचारों से मतलब मेल खाती है?
नहीं, विचारों क्या, जब संघ की शाखाओं में जाना शुरू किए, विद्यार्थी परिषद में काम कर, तो वैचारिक रूप से तो उसी समय हमारी नींव पड़ गई थी ना। जी, हम ये सोचते थे कि 370 क्यों? जी, हमारे नेता ये हमको बताते थे कि 370 क्यों? आप तमाम पुस्तकें उठा के देखिए, हमको ये बताया तो जाता है कि अहिंसा के आधार पर ये देश आज़ाद हुआ, अहिंसात्मक तरीके से, गांधी जी के। लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत हमने चुकाई नहीं। पूरी दुनिया के इतिहास में इतना विस्थापन, इतनी हत्याएँ। अभी मैं यास्मीन खान की पुस्तक पढ़ रहा था भारत विभाजन पर, जी, जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने रखे हैं। उसमें 1 करोड़ 20 लाख के आस-पास तो विस्थापित हुए भारत और पाकिस्तान दोनों में। कम से कम 10 लाख को बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की मृत्यु हुई, मौत हुई, दर्दनाक मौत हुई। इतनी कीमत हमने अदा की है। ये विषय आज से नहीं थे। विद्यार्थी परिषद में ये विषय पहले से ही थे, और उस विषय और उस विचार के आधार पर हम आगे बढ़ रहे थे। और इसलिए स्वाभाविक है कि मान लीजिए आलोक जी के साथ तो हम क्यों बैठ रहे हैं? हमारा आपका रोज का बातचीत अगर होती है, जी, तो हमारे विचार मिलेंगे तभी होगी ना। अगर विचार नहीं मिलेंगे तो हम 4 दिन समझौते करके आप साथ बैठेंगे। अगर विचार मिलेंगे तो यात्रा लंबी चलेगी। तो विचार संघ से मिले और अंतरात्मा से उनकी बातों को समझ में आता था। मुझे भी तकलीफ होती थी और असंतोष होता है कि हमारे उसी विचार परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और एक एक करके जिन नारों को हम लगाते हुए सड़कों पर निकलते थे, वो एक एक करके हल हो रहे हैं। हम देखते हैं कि राम मंदिर भव्य रामलला विराजमान है। हम देखते हैं 370 हट रही है। हम देखते हैं 3 तलाक के मुद्दे हट रहे हैं, जिसको समान नागरिक संहिता को लेकर हम सड़कों पे होते थे, आंदोलन करते थे। तो वो सारे विषय जब हल हो रहे हैं तो संतोष भी होता है, हमारी यात्रा भी हमको लगता है सफल है। जैसे कि आपने एक पूरे देश की जो बात की है, अब एक प्रतापगढ़ की राजनीति आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है? आज की डेट में क्या स्थिति है प्रतापगढ़ की राजनीति की? ये संभावनाएँ तो हमेशा हर क्षेत्र में बनी रहती है। जी, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे पत्रकार के नाते आपके सामने आएँ। निराश होके बैठना तो कोई हल नहीं है, और जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी में निराश होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। हमारा नेतृत्व भी ज़्यादा से ज़्यादा समय 24 घंटे में 20 घंटे तो काम करते हुए व्यतीत कर रहा है। तो ऐसे में प्रतापगढ़ में यहाँ के विकास, जैसे आंवला इंडस्ट्री, आंवला उद्योग यहाँ हो सकता है। तमाम ऐसी संभावनाएँ जिस पर काम करने की ज़रूरत है, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा सक्रिय रहने की ज़रूरत है। छोटे मुद्दे हों, बड़े मुद्दे हों, वैचारिक मुद्दे हों, उस पर बातचीत करते रहना है। लोगों से संवाद, कई बार होता है ना कि राजनीतिक कार्यकर्ता, मान लीजिए 2 तरह की राजनीति होती है। एक राजनीति है कि हमारी सरकार जो है, हमारे विचार परिवार की सरकार नहीं, हम विपक्ष में हैं। तब हम जनता के मुद्दों को सड़कों पर उठाते हैं। जी, आज मैं संगठन में हूँ, हमारे विचार परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के नेतृत्व में सरकार है, तो हम सरकार और समाज के बीच में पुल का काम करें। उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं कि सरकार तक पहुँचाएँ, सरकार क्या कर सकती है, ये जनता के, दोनों की भूमिकाएँ बदल जाती हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं, जी। जब आप सत्ता में होते हैं। जी, आपने प्रतापगढ़ में एक राजनैतिक बदलाव के लिए पहल करने का कभी प्रयास किया या फिर उसकी क्या संभावनाएँ देखते हैं? देखिए, संभावनाएँ तो बहुत हैं। जी। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं देखता हूँ कि अगर एक तरह से देखें तो ये प्रतापगढ़ धरती कोई सामान्य धरती नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन को देखा जाए जी, जी। तो बिना अवध किसान आंदोलन के वो अधूरा है। बाबा रामचंद्र यहाँ के तो थे नहीं। बाबा रामचंद्र तो महाराष्ट्र के थे, गिरमिटिया मजदूर थे, वो यहाँ आए। जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक ककहरा यहाँ से उस शुरू पट्टी से शुरू होता है। कहला की धरती आपको आकर्षित नहीं करती कि उस समय सैकड़ों लोगों को भून दिया गया, किसानों को। काला काकर से मदन मोहन मालवीय संपादक थे हिंदुस्तान अखबार के। ये जिला तो उर्वर, यहाँ की उर्वर भूमि है। तो यहाँ के लोग आगे, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय हो, राजा दिनेश सिंह हो, अजीत प्रताप जी हो, सारे लोग बड़े वो थे, महान थे। और मुझे लगता है कि लोगों ने एक लकीर खींची है, जी। और उस लकीर से बड़ी लकीर खींचने के आने वाली पीढ़ियों में दम होना चाहिए, और ये चुनौती होनी चाहिए, और ये संकल्प होना चाहिए। और मुझे लगता है कि
पीढ़ी भी, आने वाली पीढ़ी भी बहुत सक्षम है। जी, जैसे कि दिनेश सिंह जी भी विदेश मंत्री तक थे, यहाँ प्रतापगढ़ के ही हैं। तो आने वाले समय में एक राष्ट्रीय स्तर पे क्या संभावनाएँ बनती हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे यहाँ से कोई जाए और वो कोई ऐसा विभाग सँभाले कि लगे कि हाँ, वास्तव में उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला फिर अपनी पुरानी रंगत को हासिल कर रहा है? हमने पहले ही कहा जी। कि संभावनाएँ भरपूर हैं, संभावनाएँ इतनी असीम हैं कि कोई भी कार्यकर्ता ऊपर तक जा सकता है, वहाँ पहुँच सकता है। जी। डॉक्टर महेंद्र सिंह यहीं के हैं। ब्रजेश शर्मा परिवहन मंत्री, कल्याण सिंह सरकार में परिवहन मंत्री थे। छात्र संघ के विद्यार्थी परिषद के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। उन्होंने हेमंती नगर नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी के दौरान पहले मीसाबंदी वो थे। आज से नहीं, इमरजेंसी के दौर से जनसंघ के लिए, विद्यार्थी परिषद के लिए, संघ के लिए, इन सब के लिए यहाँ के बाबूलाल श्रीवास्तव पहले 25 जून को रात में इमरजेंसी लगी। 26 जून को यहाँ से बाबूलाल श्रीवास्तव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, ये सारे लोग, कम से कम 5-6 लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश में पहली गिरफ्तारी ब्रजेश शर्मा को हुई प्रयागराज में। तो ये संघर्ष की भूमि है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की धरती को इतना कमतर आप मत आकिए। हो सकता है फेज है, चल रहा है, संक्रमण काल है, नहीं, लेकिन आगे संभावना है, नई पीढ़ी भी। नहीं एक्चुअली जो ग्राउंड पे देखा जाए जैसे कि आम लोगों के बीच में चर्चा चलती है, जैसे कि आप तो पूरा इतिहास समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिससे आम जनता भी अनभिज्ञ है। फिर मैं यही कहता हूँ जी, कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है जी। और एक मेरा जैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मेरा मानना है, क्योंकि मैं पूर्व जन्म में विश्वास करता हूँ, पूर्व जन्म? मैं सनातनी हूँ। जी, जी। सनातनी हूँ तो आप जन्मों को तो मानते हैं ना, सनातनी होने के नाते। तो जब हम पूर्व जन्म मानते हैं तो हमारे शास्त्रों में भी है कि प्रारब्ध भी है आपका, आपका संचित कर्म भी है। हमारा कोई अच्छा संचित कर्म होगा कि हमको नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व मिला, उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। एक कांग्रेस का भी कार्यकर्ता है, उसको राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिल रहा है। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरा प्रारब्ध अच्छा था, मेरा संचित कर्म अच्छा था कि मुझे मोदी जैसा नेतृत्व मिला, अमित शाह जैसा नेतृत्व मिला, योगी जैसा नेतृत्व मिला। एक उनके पास नेतृत्व है, वो राहुल गांधी का नेतृत्व है, प्रियंका गांधी का नेतृत्व है, किसी के पास सपा के पास अखिलेश यादव का नेतृत्व है। नेतृत्व नहीं है, थोपा हुआ नेतृत्व है, क्योंकि एक कुल में पैदा हो गए इसलिए वो नेता है। नरेंद्र मोदी जी से लेकर राकेश सिंह जैसा कार्यकर्ता तक हमारे यहाँ एक, कभी-कभी एक बार हम कहीं बातचीत हो रही थी तो आक्रोश होता है, तो उन्होंने कहा कि आप इतना भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित क्यों हैं? तो अपने यहाँ एक अवधि के कवि हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे नेता, और मैं ये मानता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी को, कि ये आधुनिक भारतीय राजनीति में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक है। तो जब आक्रोश निकलता है, एक ऐसा सामने वाला हमारा विपक्ष इस तरह का है, उसके नेता किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इतना आक्रोश में क्यों बोलते हैं? हमने कहा हमारे यहाँ अवधि के कवि थे अद्या प्रसाद मिश्र उन्मद उन्नत जी। उन्होंने कहा हमने जिसको नेता माना है, जो हमारे नेता हैं, ना वो और ना राकेश सिंह जैसा कार्यकर्ता। किसी 5 स्टार नुमा हॉस्पिटल में हमने जन्म नहीं लिया। सामान्य परिवार में, सामान्य खपड़ेल के घर में ही जन्म हम लोगों का हुआ है। तो वो इसीलिए वो लिखते हैं। और हमने कहा कि अपने नेता को ही बताइएगा, क्योंकि वो भी अवधी क्षेत्र से ही, रायबरेली से चुन के गए हैं। फूस की मड़ही में बन बारूद हम पैदा हुए, फूस की मड़ही में बन बारूद हम पैदा हुए, आग पाए भभक बरन जाइत का करी। तो ये तेवर जो है वो किसी कुल में पैदा होने से नहीं आता, ये संघर्ष से आता है। विचार के आधार पर आप संघर्ष कर रहे हैं, किसी दल में हैं, किसी संगठन में हैं, किसी समाज में हैं। जब आप निकलते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, एक रास्ता अपनाते हैं, तब उसमें कई कठिनाइयाँ हैं। जब तक आपके पास सामने कठिनाई नहीं आएगी, तब तक आप निखरेंगे कैसे? जी, जैसे कि अभी इस पे मुझे याद आ रहा है कि हमारे चैनल पे ही एक वीडियो वायरल हुआ था कि अखिलेश यादव जी ने ही जो संसद में कहा था कि आपने अभी तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आप चुन पाए हैं। तो जिसमें अमित शाह जी ने बहुत करारा जवाब दिया था जो चैनल पे वायरल है और उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई आपको 2-4 लोगों में चुनना होता है, मुझे तो पूरे देश के कार्यकर्ताओं के बीच में से चुनना होता है। ये कहे हुए भी ये पिछले सदन की बात है, पिछले लोकसभा में उन्होंने बोला था। तो अभी तक मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये विलंब का
क्या कारण है? यही पैरामीटर है या फिर इतना काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? नहीं तो नेतृत्व देखिए स्वाभाविक है, किसी परिवार की पार्टी तो है नहीं। जैसे तय है कि भाई अब राहुल जिसको चाहेंगे और सोनिया जी जिसको चाहेंगे तो वही नेता होगा। तो हमसे एक बार कहीं पूछे भाई कांग्रेस की परिभाषा क्या है? जी। तो एक लाइन में आप बताइए, तो हमने कहा एक बेटा, एक माई, एक बेटी, एक जमाई, कुल काली कमाई, यही है कांग्रेस आई। तो कुल मिलाकर यही कांग्रेस आई है। तो इस वजह से वहाँ तय है, हमारे यहाँ रायशुमारी होती है, बातचीत होती है, संगठनों में नेताओं में बातचीत होती है, उसके बाद तय होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है। सोशल मीडिया पे ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ उनके जवाब जैसे कि वो नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। भाई समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जी। आप भी अगर कल चलाना चाहें तो एक थंबनेल लगाइए अपने उस पे जी, और एक अच्छी सी स्टोरी गढ़िए जी, और आप चलाइए, आपको लोग देखेंगे। क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है दुनिया का जी। तो इसके चाहने वाले भी हैं, इसके न चाहने वाले भी हैं। तो दोनों लोग आपको देखेंगे, आपकी टीआरपी बढ़ेगी। तो टीआरपी के लिए आप करने को तो आकलन देखिए, आपको भी तमाम ऐसे लोग हैं, कुछ न कुछ बातचीत का जरिए चाहिए ना। जी जी। तो समाज में हर ये क्रियाकलाप का नेता का जो समाज में है वो पत्रकार भी हो सकते हैं जी, तो उनका आकलन होता रहता है। उस आकलन से चर्चाएं होती हैं, वो चाहे चौक चौराहे पर आपके कामकाज का। तो राजनीति एक अच्छा विषय भी है, तो बातचीत होती रहे, लेकिन संगठन अपने हिसाब से काम करता है जी। और बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, वो आपस में तय करे और बहुत सुलझे हुए लोग हैं, एक दिन में कोई नहीं। जैसे कि आप भाजपा किसान मोर्चा के प्रभारी भी रह चुके हैं, तो उस दौरान मतलब आपने किसानों की मतलब अगर एक समस्याओं के बारे में देखा जाए तो ये आजकल की क्या समस्याएँ हैं और उससे निपटने के लिए क्या प्रयास भाजपा कर रही है? नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो यही थी, किसान आयोग बना था, स्वामीनाथन आयोग जी, उसकी रिपोर्ट कब आ गई थी? ये आयोग दोनों चीजें आप देखनी पड़ेंगी जी। आयोग बनाया, राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया किसने था? ये सोच किसकी थी? उसी की बात होती है ना, उसी आधार पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों के हितों के बारे में विपक्षी दल भी चर्चा करते हैं, सामाजिक संगठन भी चर्चा करते हैं और किसान संगठन भी चर्चा करते हैं जी। तो उस आयोग को बनाया सबसे पहले किसने था? उस आयोग को सबसे पहले बनाया था अटल जी ने। राजनाथ सिंह कृषि मंत्री थे। बाद में सरकार आ गई 2004 में मनमोहन सिंह की, तो उसमें फेरबदल किया और स्वामीनाथन जी को अध्यक्ष बनाया। आयोग तो बना दिया था। 6 में रिपोर्ट आ गई, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। 6 से लेकर 14 तक थी। रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हुई? आज वो लोग सवाल उठाते हैं, जब रिपोर्ट लागू कर दिया, सारी मांगों को लागू कर दिया, सब कुछ मान लिया गया, तो माननीय मोदी जी ने किया। तो पहले तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको हक नहीं है सवाल उठाने का। जिस आधार पर सवाल उठा रहे हैं उस आधार पर भी उनको हक नहीं बनता है कि अगर आपको रिपोर्ट लागू करनी थी, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करते। उसकी चिंता सुध किसने ली? माननीय मोदी जी ने ली। और दूसरा आपको आकलन भी करना पड़ेगा ना जी, कि सरकारी खरीद कितनी होती थी? 4-4 गुना सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 4 गुना बढ़ोतरी हुई सरकारी खरीद में। एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा है, नंबर 1 है। उसका बैकलॉग पड़ा रहता चीनी मिलों के पास, आज कोई नहीं है। तो किसानों के लिए जो कुछ किया है, जितना किया है, आप ये बताइए, किसानों के लिए किसान आंदोलन हुआ है जी। पूरे आंदोलन अभी तक कितनी गोलियां चली होती, कितना बड़ा आंदोलन, लाल किले पर एक किसान चढ़ गए, क्या हुआ? पुलिस मार खाती रही, लेकिन एक डंडा तक नहीं चला है। ये सम्मान है। हम रिपोर्ट भी लागू करते हैं, उनकी आर्थिक भी चिंता करते हैं। आप क्या, जब चुनाव आया, 9 में चुनाव आया, आपने 8 में सरकार थी मनमोहन सिंह की, पूरे 4 साल सोते रहे, 8 में 75,000 करोड़ ऋण माफी किया। ऋण माफी से काम चलेगा? यहाँ हर साल 75,000 करोड़ खाते में चला जा रहा है।
क्या तुलना करेंगे वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं। आप चुनाव जीतने के लिए ऋण माफी करते हैं 2008 में 75,000 करोड़। यहाँ 75,000 करोड़ हर साल किसानों के खाते में चले जा रहे हैं सीधे। ये नैतिकता होती है, नेतृत्व होता है, भरोसा होता है। जो भरोसा टूट गया था, माननीय मोदी जी ने उस भरोसे को कायम किया है। छूट मिलती थी एलपीजी पे, मतलब इसका आकलन भी किया जा सकता था। माननीय मोदी जी ने कहा कि जो सक्षम है वो सब्सिडी लेना बंद करे। 2 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया सब्सिडी। इसको कहते हैं भरोसा। नेतृत्व भरोसे से चलता है और भरोसा कमाया जाता है। जो लोग कह रहे हैं वोट की चोरी हो रही है, चोरी नहीं, उनको पता नहीं है। मोदी जी दिल में जगह बना रहे हैं लोगों के, तब वो तीसरी बार सरकार में आए हैं। चोरी करने वाला है, बूथ लूटने वाले लोग, जिनके पुरखों ने बूथ लूटा है, वो कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। उनको नजरिया बदलना चाहिए, और नजरिया इसलिए बदलना चाहिए कि वोट की चोरी नहीं होती। जब आप दिल में जगह बनाएंगे लोगों के, अपने आप वोट चल के आपके पास आएंगे। जी, जैसे कि अब इस मुद्दे पे देखा जाए तो बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की जा रही है कि विश्व के बहुत सारे देशों में भी बैलेट से भी चुनाव होते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही चुनाव होते रहना चाहिए या बैलेट पेपर को भी एक प्राथमिकता देनी चाहिए? नहीं, ये मांग कब से हो रही है? विपक्ष कर रहा है। कब से कर रहा है? क्या वो सरकार नहीं चलाए थे क्या ईवीएम से? वो जीत के आए, सरकार भी चला रहे हैं ना। जीत तो कहीं-कहीं वो भी जीत रहे हैं और वो तो चल ही रहा है। तो मैं कह रहा हूँ दूसरी स्थिति है कि आप जो मांग मांग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जी, जी। उस बातचीत का आधार तो दीजिए। एक तरफ आप चाहते हैं कि बैलेट की तरफ कितने दिन चलती थी काउंटिंग? 4 दिन काउंटिंग चलती थी। जी। और डीएम अधिकारी जो है, अगर वो सरकार का, कांग्रेसी तो यही करते थे, बूथ लूटे जाते थे, स्याही डाल दी जाती थी बैलेट में। ये सब तो डॉक्यूमेंटेड है, जी। किताबें आ चुकी हैं। आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जैसे सवाल उठाइए, सवाल उठाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका काला चिट्ठा वो सब दर्ज है। अब तमाम ऐसी चीजें हैं कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। मित्रों आर्काइव पे झांक के देखिए आपके कारनामे क्या हैं। सब डिक्लासिफाई हो चुके हैं। जितने सीआईए की फाइलें हैं उनको जरा पढ़िए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या मतलब किस तरह देश चलता था। एक भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। एक बीएम कौल या बीएल कौल थे अधिकारी जी। जब आसाम पे चीनी सैनिकों ने कब्जा शुरू किया उस तरफ, तो बेचारे भर्ती हो गए जाके, और सेना अध्यक्ष ने उनको मना किया था, लेकिन नेहरू के रिश्तेदार थे इसलिए उनको मना दिया गया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि बहुत कुछ है। अब उन सब चीजों में देश आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का सपना है, एक लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री ने जी। और पूरा समाज, पूरे देश को एकजुट होकर उस लक्ष्य को पाना है। पहले ये लोग क्या है कि ईवीएम पे सवाल उठाया जी, विपक्ष ने। जी। अब वही इन्होंने ही कहा कि फर्जी वोटिंग हुई है, मतपत्र गड़बड़ हुए थे, उसको ठीक किया जाए। मतपत्र का वोटिंग जो लिस्ट है, जो मतदाता सूची है, तो जब हरियाणा चुनाव में तो सर इसका तो बहुत ही महाराष्ट्र में, जी। तो उसी आधार पर तो ठीक है, चुनाव आयोग ने कहा कि हम उसको ठीक करते हैं। जब ठीक करने लगे, कह रहे हैं ठीक मत करिए। असल में क्या है कि जैसे आपको लग जाए कि हमारे साथ रेफरी को आप दोष दे रहे हैं, अपने आप जो कर रहे हैं ना उस पर जब तक आकलन नहीं करेंगे, तब तक इनकी स्थिति खराब, बदतर, बद से बदतर होती रहेगी। और ये इस भरोसे में है, इनको ये लगता है कि जनता हमको चाहती। अरे जनता आपको नहीं चाहती है। आप इमरजेंसी में भी चुनाव लड़कर हार चुके हैं। इमरजेंसी जब लगी थी तो ऐसा नहीं है कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी हटाने के बाद चुनाव लड़ी। इमरजेंसी रहते हुए चुनाव हुआ था। जनता जनता पार्टी को मतदान किया, नहीं दिया। तो आपको समाज में काम करना होगा। हम आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, सरकार के पास ले जाएंगे, बातचीत करेंगे। समाज में काम करने से आपको पता चल समाज चाहता क्या है, उसकी समस्याएं क्या है। हम कह रहे हैं कि पूरी नहीं हम हल कर पाएंगे, आधी हल करेंगे। तो जो कोई नहीं हल कर रहा है, तो आप कहेंगे यार कोई तो हल नहीं कर रहा है, राकेश ही आ रहे हैं तो ठीक ही है। तो
संगठन से लेकर सरकार तक, भारत तक। जी, जी। जैसे कि ऐसा नेतृत्व है जी, और कार्यकर्ता ईमानदार हैं, सब ज़मीन पे काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल है कि वो सब तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बना। जी। जैसे कि आपकी इमरजेंसी के 50 साल एक पुस्तक आपने अभी संपादित की है, तो इस पुस्तक के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें मतलब क्या कौन-सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें आपने संकलन किया है कि जो लोगों को जानना ज़रूरी है? नहीं, ये पद्म भूषण और जाने-माने पत्रकार राम बहादुर राय जी हैं। जी, जी। उनसे तो संयोग से मुलाकात एक बार हुई मेरी। के केंद्र भी हैं, जी। मीसा के पहले बंदी थे और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव हैं, अभी इंदिरा गांधी कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। एक तरह से कहा जाता है कि जी। जो लोग मानते हैं उस समय के जी। कि इमरजेंसी के अगर इंजीनियर सूत्रधार कोई है, तो वो राम बहादुर राय जी हैं। तो उनके इमरजेंसी पे जितने लेख हैं, जी, जी। उन लेखों का वो संकलन है और उसमें इमरजेंसी के जितने पहलू हैं, जी, उन सब पर उन्होंने लिखा। करीब 36-8 लेख हैं जी। और शाह आयोग की रिपोर्ट पर भी काफ़ी कुछ लिखा गया। तो इमरजेंसी को अगर पलटते-पलटते हर पहलू को देखना है, तो वो किताब बहुत महत्वपूर्ण है और ऑथेंटिक है, जी। क्योंकि राय साहब की लिखा हुआ एक-एक शब्द शब्द जो है उसका प्रमाणिक है। इमरजेंसी के बारे में आपको समझना है कुछ, तो वो किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो वो किताब दर्शक तक कैसे पहुँच सकती है? वो अमेज़न पे उपलब्ध है, वो कोई भी ऑर्डर कर सकता है और आपके लिए मैं लेके आया हूँ है। जी, जी, धन्यवाद। इमरजेंसी के 50 साल जब से मैंने मतलब आपके इस किताब के बारे में सुना, समझा मतलब मेरे संज्ञान में आया, तो मेरा भी एक इंटरेस्ट बना हुआ है कि मैं इस पुस्तक को एक बार ज़रूर पढूँ। जैसे कि पिछली बार आपसे मुलाकात में हमने आपकी अयोध्या पर्व की यात्रा, तो हमने देखा तो ये भी मतलब मुझे लगा कि ये कुछ न कुछ तो ज़रूर एक विशेष हर किताब में होता है। नहीं, जैसे है क्या कि आप जहाँ हैं, जी, जी। मान लीजिए प्रतापगढ़ में सक्रिय नहीं, दिल्ली में सक्रिय। अभी हमने प्रतापगढ़ में जो दिल्ली के लोग हैं, जी, जी। प्रतापगढ़ के लोग, जी, जी। तो होली मिलन पे होली मिलन वही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो कल चुनाव हुआ जिसमें रूडी जीते हैं, हाँ। उसी में प्रतापगढ़ मित्र मंडल की एक अच्छी होली मिलन समारोह भी किया था। तो दिल्ली में रहने वाले जितने प्रतापगढ़ के लोग थे, सबको, तमाम ऐसे प्रोफ़ेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सामाजिक जीवन में काम, सब लोग आए थे। यहाँ से 2 अवधि का भी जी को आग्रह करने पे वो लोग भी गए थे। तो प्रयास है कि उसी तरह अयोध्या पर भी ये शुरुआत हुआ था फैसला आने से पहले, साल 2019 में पहला अयोध्या पर। तो ये अवध की संस्कृत, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज से लेकर ये पूरा अवधी बेल्ट के बहुत लोग हैं। जी, जी। तो ये हुआ कि भाई उस परंपरा को यहाँ चलाया। तो अयोध्या पर्व, क्योंकि अयोध्या एक आध्यात्मिक शहर नगर है, तो उसके आधार पे अयोध्या पर्व, तो उसमें खान-पान, रिवाज और ये तो जितना सब कुछ है वो सब वहाँ बनता है और तमाम तरह के विषयों पर बातचीत होती है। तो पूज्य नित्य गोपाल दास जी पहले उद्घाटन किया था। पूज्य अवधेशानंद जी थे उसमें, चंपत जी, आदरणीय चंपत जी, आदरणीय दत्ता जी, आदरणीय केश गोपाल जी और तमाम मंत्री सब आते रहे हैं। तो उसके बाद फैसला आया था। जी। तो ये प्रयास था कि अवध की संस्कृति, अवध का खान-पान सब आपस में मिले-जुले, बातचीत करें और सिर्फ मनोरंजन ना हो, जी। किसी न किसी विषय पर बातचीत भी हो। तो योग वशिष्ठ पे एक बार चर्चा थी, इसी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लोकतंत्र, इस पर चर्चा हो। तो जी। ये प्रयास कुछ न कुछ चलता रहता है। तो जी। उसी के तहत ये, तो जितने वक्ता आए थे उन वक्ताओं का उन्होंने जो बोला था, तो उसको मैंने एक किताब के रूप में ले आया। इसमें उनके शब्द हैं, उनका परिश्रम है, उनका अध्ययन है। हम तो माध्यम बनते हैं कि एक जगह समय की संकलित करके लोगों के बीच वो विचार पहुँचे। जी, आज के जो युवा पीढ़ी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि चाहे चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या उनको करियर ऑप्शन के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तो उनके भलाई के लिए या उनकी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस फ़ील्ड में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वो सकारात्मक रूप से सोचते हुए आगे बढ़ें, जी। दुनिया को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें और अपनी जड़ को, अपनी संस्कृति को, अपने परिवार को, अपने मूल्य को बचाते हुए आगे बढ़ना है। सबसे बड़ा खतरा यही है कि आगे बढ़ने की दौड़ में बाकी बहुत कुछ ऐसा छूट जाता है कि जब आप मंजिल पे पहुंच जाएँगे तो पता लगेगा कि आप खाली हैं, आपके पास कुछ नहीं है।
तो परिवार को, अपनी जड़ों को, अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को पकड़ते हुए, उसको संजोते हुए आगे बढ़ना है। नहीं तो आपके तो निकल जाएँगे, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो टीले पे खड़े हैं, बियाबान में। जी। जैसे कि अब प्रतापगढ़ में आपके आने वाली भविष्य की क्या कार्य योजना है कि प्रतापगढ़ के क्षेत्रीय विकास के लिए या प्रतापगढ़ के मुद्दों को किस प्रकार से, अब तो सरकार भी आपकी है और आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुलभ हैं कि अब आप जो चाहें, जिस प्रकार से चाहें, क्षेत्र में आप सहयोग कर सकते हैं एक बेहतरीन ढंग से। तो प्रतापगढ़ को लेके क्या कार्य योजना है? आपकी क्या दृष्टिकोण है? मुझे लगता है प्रतापगढ़ में बहुत संभावनाएँ हैं। जी। थोड़ा जो सामाजिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक मंच पे बैठने की आवश्यकता है, बात करने की आवश्यकता है, उद्योग यहाँ लगे, ये आंवला पूरे। उद्योग की कमी तो के तो बहुत सारे मतलब चर्चे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जी। कि आंवला जैसा फल का इतना बड़ा केंद्र है, जी। लेकिन उसको लेकर एक मार्केटिंग या वैश्विक स्तर पर, या वैश्विक छोड़िए, भारतीय स्तर पर थोड़ा प्रयास तेज करने की ज़रूरत। तेज करने की ज़रूरत है। और बहुत ऐसी जो इंडस्ट्री हैं, जी। एक माहौल बनाना पड़ेगा कि वो सब यहाँ आएँ। में झंडू है, डाबर है, बाबा रामदेव का तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब लोग आएँ, उद्योग आएँ। ये सारी कंपनियाँ यहीं प्रतापगढ़ से ही आंवला ले जाती हैं, ये सदर विधायक जी ने भी बोला था। आदान-प्रदान तो चल रहा है, लेकिन जो यहाँ के लोगों को रोज़गार इस माध्यम से मिलना चाहिए, उसको लेकर के अभी प्रयास शायद तेज करने की ज़रूरत है। उसके लिए प्लान करना पड़ेगा ना, जी। योजना बनानी पड़ेगी आपको। जैसे पूँजी से तो आप भाग नहीं सकते। जी। उद्योग लगेंगे तो उद्योग में आपका जो रोज़गार होगा, वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाहर के लोग जाएँ, आपके प्रतापगढ़ के युवाओं को मिलेगा। तो इस तरह प्लान करके एक समिट होनी चाहिए यहाँ, जी। इन्वेस्टमेंट समिट, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, जी। फूड प्रोसेसिंग का, उसके लिए प्रयास कर भी रहे हैं। अभी इसके मंत्री चिराग जी हैं, तो उनके पास भी मैंने बात रखी थी। अभी उनको मैं एक पत्र दे के आया हूँ, उनको भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो प्रतापगढ़ आएँ, और उन्होंने हामी भी भरी है कि वो प्रतापगढ़ ज़रूर आएँगे। तो ये एक अच्छा, और चिराग जी आएँगे तो बाकी हमारे प्रदेश के सरकार के माननीय योगी जी का भी जी। मार्गदर्शन मिलेगा, सबका मिलेगा। तो जो इस क्षेत्र में काम करने वाले पूंजीपति हैं, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका भी एक सम्मेलन हो किस-किस क्षेत्र में। और कई बार होती है कि सरकारी अड़चनें आती हैं, तो उसको भी एक जगह प्रशासन भी बैठेगा, वो भी बैठेंगे, मंत्री भी रहेंगे। तो ये एक रास्ता निकल सकता है कि अगर उद्योग, देखिए उद्योग के बगैर रोज़गार नहीं हो। जी, जी, बिल्कुल। रोज़गार के लिए ही लोग जाते हैं ना बाहर। जी, या पलायन पलायन सबसे ज़्यादा हो रहा है। रोज़गार मिलेगा तो क्यों जाएँगे नोएडा, गाज़ियाबाद या बम्बई या मद्रास, काहे जाएँगे? और वहाँ भी जॉब अब सुरक्षित नहीं रह गई है, बहुत कम ही लोग हैं जो सर्वाइव कर पा रहे हैं बाहर भी जा कर के। जॉब के साथ-साथ, जैसे मेरा जन्म यहाँ हुआ, जी, जी। पढ़ाई-लिखाई यहाँ हुई। जी। हम प्रतापगढ़, मैं दिल्ली में रहकर प्रतापगढ़ नहीं छोड़ पा रहा हूँ। जी। वहाँ भी प्रतापगढ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रतापगढ़ के जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा हों। तो इसलिए सब लोग, जितने लोग हैं, वो अपनी जड़ से जुड़ना चाहते हैं। घर कोई आसानी से छोड़ना नहीं चाहता, और प्रयास यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को एक मंच पे आने की है। समाज में काम करने वाले जितने लोग हैं, वो एक जगह बैठे, कम से कम प्रतापगढ़ की चिंता तो शुरू करें। जी। और सड़क, नाली, खड़ंजा, यही विकास नहीं है। विकास के पैमाने बदल गए हैं। जी। दुनिया जिस रफ्तार से सोच रही है, प्रतापगढ़ के युवाओं को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं को उसी रफ्तार, उसी दिशा में सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि सोचेंगे भी, बैठेंगे भी, और हम तो ये मानते हैं कि आने वाला समय जो है अच्छा है, और अच्छा ही होगा। सब लोग बैठेंगे साथ जी, में। जैसे कि कुछ अभी हमने एक प्रश्न पूछा था, तो कुछ लोगों ने क्षेत्र के बारे में ही बोला कि एक क्वेश्चन ये रहता है कि भाजपा सरकार में बहुत सारे हाईवेज़ बने और सड़कों का तो डेवलपमेंट है, लेकिन ये जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो गाँव का एक लिंक है, कनेक्शन है, ये कहीं न कहीं अछूता रह जा रहा है। जो गाँवों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, तो इसको लेकर के प्रयास किस प्रकार से किए जाने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जी, जी। ग्रामीण सड़कों का भी जाल, देखिए आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी पता चलेगा। जी। लगातार आप
11-12 साल से भाजपा की सरकार देख रहे हैं, काम तेजी से हो रहा है। तो आप पिछला भूल जाते हैं कि कितना अंतर आया है। जी। कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा ग्रामीण सड़कें बनी हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कितनी सड़कें बनी हैं। 2 तरह के मॉडल हैं, एक है व्यावसायिक मॉडल कि आप व्यवसाय कर रहे हैं, एनएचआई, हाईवेज ये सब बन रहे हैं, और एक है ग्रामीण सड़कों का कि वहाँ सड़कें बने तो सुलभ आवागमन हो, तो उसमें भी काफ़ी कुछ प्रगति हुई है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अभी प्रतापगढ़ को उद्योग को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रतापगढ़ ने रोजगार के साधन मिलना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और यहाँ रॉ मटेरियल है, यहीं से लोग आंवला लेके जाते हैं, दूसरी जगह से बना रहे हैं। यहाँ भी छोटी-छोटी इंडस्ट्री आप देखेंगे, जी, तो वो छोटे-छोटे उद्योग हैं, जी, जी। तो उसको थोड़ा चैनलाइज़ करने का थोड़ा इन्वेस्ट हो यहाँ और बाकी लोग भी आकर्षित हों। तो जो यहाँ से आंवला ले जाके दूसरी जगह बना रहे हैं, तो यहीं बना देंगे तो क्या दिक्कत होगी? यहाँ तो वातावरण बनाने की ज़रूरत है, एक साथ बैठने की ज़रूरत है, सोचने की, और सब क्षमता यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हैं, जी, सबकी अपनी-अपनी क्षमताएँ हैं। जी। वो अगर आप साथ बैठेंगे तो बहुत कुछ ला सकते हैं, लेकिन बैठने की ज़रूरत है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ बैठे कैसे? जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब प्रतापगढ़ के विकास के नाम पर तो बैठ ही सकते हैं। बैठना तो ज़रूर चाहिए, जनता के हित के लिए ये सारे लोग हैं या जनता बनाने की ज़रूरत है, एक मंच बने जहाँ बैठें, बातचीत करें, और सब संभावनाएँ बहुत अच्छी हैं। जी, और मुझे लगता है कि सफलता भी मिलेगी आप लोगों को, अगर प्रयास करेंगे। जी। जैसे कि आपने रोज़गार के पहलुओं पे बहुत ही ये स्पष्टीकरण अच्छा दिया। इसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के प्रतापगढ़ को आप किस प्रकार से देखते हैं और इसमें किन सुधारों की ज़रूरत है? देखिए, सुधार की तो हमेशा ज़रूरत रहती जी, जी, वो रहता है। अपडेट है। अब देखिए कि जो चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से चलें। जी, पहले तो यहाँ एक हॉस्पिटल हुआ करता, तो मेडिकल कॉलेज भी है, ट्रॉमा सेंटर भी है, सारी चीज़ें हैं, जो हैं। जी, उदाहरण के लिए आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, वो आप व्यवस्थित काम करें। जी, ये कि नया चीज़ आ जाए, आप और कितना आप अंतर देखते होंगे। रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ एक रूट थी, रेल लाइन थी। आप कभी इसके पहले 14 के पहले इस रूट पे गए हैं? ज सिंगल लाइन थी। यहीं से इंदिरा गांधी जीती थी, संजय गांधी जीतते थे, राजीव गांधी जीतते थे, पूरा इलाका उन्हीं का था। एक ट्रैक से डबल ट्रैक नहीं हो पाया था। आप लखनऊ से चलिए, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जायस, मिसरौली सब देखते हुए प्रतापगढ़ आइए, चिलबिला, अंतु, सारे स्टेशन तो आपके हैं। 14 के बाद और अब पैमाना तो सिर्फ इसी से आप कोई बैठे जी, जो 14 के पहले इस रूट पे चला है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विकास क्या होता है? आप रास्ता दोगे। चिलबिला स्टेशन लगता था कि शमशान घाट है। मनमोहन सिंह सरकार में सबसे बड़ी मंडी चिलबिला है आंवले की। आज जाके चिलबिला आप देखिए, जगमगा रहा है पूरा स्टेशन। तो आंवले को ले आने ले जाने के उसकी सुगमता होगी, तो रोजगार भी मिलेगा। मंडी में ही मिल रहा है रोजगार। जी, भाई सोच लीजिए कि आज़ादी की इतने साल 14 तक सिंगल ट्रैक, प्रधानमंत्री पूरी सरकार चला रहे हैं। सुपर पीएम थी सोनिया गांधी, यहीं से चुनाव जीतती थी ना, रायबरेली से। अमेठी से उनके बेटे थे। जी, अंधेरा रहता था स्टेशन पे। अरे विद्युतीकरण नहीं हुआ था। सिंगल ट्रैक से डबल ट्रैक हो गया, विद्युतीकरण हो गया, सारे स्टेशन आप जाके देख लीजिए। और किसी कांग्रेसी को बिठाइए और एक सफर मार दीजिए, जो 14 से पहले था, 14 के बाद, समझ में आ जाएगा विकास होता क्या है। जैसे हमारी संस्कृति है, हर जगह के क्षेत्र कल्चर अपनी अपना होता है, तो एक प्रतापगढ़ की मिट्टी की खुशबू में आप क्या-क्या चीज़ें महसूस करते हैं? वो चाहे किसी भी क्षेत्र की हों, किसी भी प्रकार की हों, एक देश की मिट्टी से अपनी एक जन्मभूमि की जो मिट्टी होती है प्रतापगढ़ की, इसकी खुशबू को आप किस प्रकार से महसूस करते हैं? देखिए, हर क्षेत्र की, हर मिट्टी की, ये भारत भूमि है, पुण्य भूमि है। जी, यहाँ का कंकर कंकर संकर है, बूंद बूंद गंगा जल है। अटल जी की कविता सुने। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और हमारी अस्थियां जब गंगा में प्रवाहित होंगी
और कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। तो ये प्रतापगढ़, अवध भूमि और पूरी भारत भूमि, ये पुण्य भाई, ये हम लोगों को लगता है कि भाई कोई वो भी पुण्य रहा होगा कि हम यहाँ हमारा जन्म हुआ। तो उसी तरह प्रतापगढ़, देखिए प्रतापगढ़ की खुशबू अलग है। अरे भाई, विधानसभा दिल्ली से लेकर भी जब हम बताते हैं प्रतापगढ़ है, तो एक ही आता है, 100 पढ़ा प्रतापगढ़। हम लोगों को बताया जाता है तो जी, जी, ये प्रतापगढ़ का बहुत चर्चित पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ और अगर बढ़ा तो दहियों से बढ़ा। ये से बड़ा है। ये तो मिट्टी से ही निकला हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूँ जी, आपके दर्शकों से जी, कि सकारात्मक तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़िए और अपना जितना कुछ है आपके पास उसको व्यवस्थित करते हुए और पूरी क्षमता के साथ उसका उपयोग करिए और वैश्विक बड़ा से बड़ा लक्ष्य लीजिए। कभी भी छोटा लक्ष्य नहीं लेना चाहिए। जब बड़ा लक्ष्य लेंगे तब आप बड़ा बनेंगे, बड़ा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, सुंदर सोचेंगे। एक आज हमारे दर्शकों के लिए भी एक खास बेहतरीन एपिसोड रहा है ये कि आपसे एक राष्ट्रीय स्तर की बातें हुई हैं, ज़मीनी स्तर की बातें हुई हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम विशेष खास मुद्दों पर आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। नहीं, नहीं, जब जब हम आएँगे हम खुद आपके संपर्क में रहेंगे। बातचीत होती रहेगी, बातचीत से देखिए जी। मानना है कि संवाद से ही समाधान का रास्ता निकलता है। बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत बंद होने पे ही तानाशाही शुरू होती है। बातचीत का सिलसिला जारी रखिए, उसी से समाधान जब संवाद करेंगे तो आपका जो संवाद कार्यक्रम है, ये इसी से समाधान की तरफ आप जाएँगे। जी।